हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स से 4th चैप्टर के 3rd पार्ट को। और इससे पहले हम 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चैप्टर को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरह से ये फंक्शन काम करती है अपना। तो देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर में एमएनसीज के बारे में पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा, हमने लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ, सबसे पहले लिबरलाइजेशन को रिवाइज कर लेते हैं। सभी ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना लिबरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हटा देना, उन पर कोई रोक लगी जो होती है उन्हें हटा देना कहलाता है लिबरलाइजेशन। तो देखिए, ये जो सभी पावरफुल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्होंने सपोर्ट किया कि लिबरलाइजेशन जो है होना चाहिए। और इन्होंने क्या कहा, दीज ऑर्गेनाइज सेज दैट द बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल, कि जितने भी बैरियर्स हैं, जितनी भी रोक लगी हुई है ना फॉरेन ट्रेड पर और इन्वेस्टमेंट पर, वो हार्मफुल है। देयर शुड बी नो बैरियर्स, उनका मानना है कि कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। बिटवीन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज दियर पॉलिसीज। तो देखिए, उनका मानना है कि जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मानना है कि जो ट्रेड है कंट्रीज के बीच में वो बिल्कुल फ्रीली होना चाहिए और जितनी भी पॉलिसीज हैं बिना रोके उन्हें लागू किया जाना चाहिए। तो देखते हैं उनके कुछ बैड और गुड इफेक्ट होने वाले हैं। तो क्या वो गुड और बैड इफेक्ट है? तो देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हमने पढ़ा था ना पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में कहा गया है WTO। ठीक है, इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या एम है कि लिबरलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड हो, यानी कि जितना भी ट्रेड है, व्यापार है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उस पर कोई रोक ना लगाई जाए। तो देखिए, स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, और ये पहल किसने की? ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, उन्होंने इस चीज़ की पहल की। तो देखिए, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी और इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल रेगुलेशन बना दिए इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। और उनका क्या काम है, ये देखना कि क्या ये जो सभी रूल बनाए गए हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, उनका अनुसरण किया जा रहा है। नियरली 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर्स ऑफ द WTO। तो देखिए, लगभग 160 देश इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। दो WTO is supported to allow free trade for all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly restrained trade barriers। तो देखिए, जहाँ पर ये जो WTO है ये सपोर्ट करती है कि फ्रीली ट्रेड किया हो सभी कंट्रीज़ में, लेकिन देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी विकसित देश हैं वो अनफेयरली, यानी कि वो जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो कहीं ना कहीं लगा देते हैं, मतलब वो इतना फेयरली काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रेड बैरियर्स को, यानी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ है उस पर रोक लगा देते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ WTO रूल्स हैव फोर्स्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। और ये जो WTO है वो भी अनफेयरली काम कर रही है। वो जो है जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फोर्स करती है कि किसी भी तरह वो जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो हटाए जाए। तो मतलब यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन पर ये जो रूल्स हैं वो इतनी स्ट्रिक्टली उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ जितने भी अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं उन पर ये सारे नियम जो है लागू किए जा रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस करंट डिबेट ऑन ट्रेड इज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो देखिए, ये जो
अभी बात बताई गई है कि अनफेयरली जो है वो अपने ट्रेड पर बैरियर लगा देते हैं, उसी का एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। तो देखिए, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिस। You have seen in chapter 2 that the agriculture sector provide the bulk of employment and a significant portion of the GDP in India। तो इंडिया की अगर बात करें, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा 60% के आसपास एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को, और जीडीपी में भी बहुत बड़ा भागीदार है। Compare this to a developed country such as USA with the share of agriculture in GDP at 1% and its share in total employment a tiny 0.5%। तो देखिए, अब डेवलप्ड कंट्री यानी कि यूएसए की बात की जा रही है। यहाँ पर जितना भी एग्रीकल्चर से जीडीपी मिलता है वो 1% है, यानी कि ना के बराबर है। और जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, यानी कि जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे, कितना है 0.5% है। एंड यट, और फिर भी दिस इज वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन यूएस रिसीव मैसिव सम्स ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। तो देखिए, यहाँ पर अनफेयरली वर्क क्यों हो रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, मतलब बहुत कम लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो यूएस की गवर्नमेंट है ना, उन लोगों को बहुत सारा मनी देती है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, और उन्हें अनुमति भी देती है कि वो दूसरे देश में अपने सामान को एक्सपोर्ट भी कर सकें। ड्यू टू दिस मैसिव मनी that they receive, US farmer can sell their farms product at अब नॉर्मली लो प्राइस। तो देखिए, जब उन्हें गवर्नमेंट से पैसा मिल जाता है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत कम रेट पर बेच देते हैं, ठीक है, अपनी कंट्री में भी और कंट्री के बाहर भी बहुत कम प्राइस में वो अपनी क्रॉप को सेल करते हैं, एडवर्सली अफेक्टिंग फार्मर्स इन दीज कंट्रीज। तो देखिए, अब जिन कंट्रीज़ में ये सामान सेल किया जाता है, जिन कंट्रीज़ की मार्केट में सेल किया जाता है, तो वहाँ के फार्मर तो अफेक्टेड होंगे, क्योंकि बाहर से वही सामान सस्ते में मिल पा रहा है। तो देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ आर देयर फॉर आस्किंग द डेवलप्ड कंट्रीज गवर्नमेंट, वी हैव रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एज पर WTO रूल्स, बट you have ignored the rule of WTO and have continued to pay your farmers vast sums of money. You have asked your government to supporting our farmers, but you are doing so yourself. Is this fair and free trade? तो देखिए, पूछा जा रहा है कि क्या ये फेयर और फ्री ट्रेड है, क्या है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें तो जो WTO है वो बड़े ध्यान वो रख रहे हैं कि किस तरह से जो ट्रेड किया जा रहा है उससे बैरियर हटाए जा रहे हैं या नहीं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे यूएस की अभी बात की है, काफ़ी लो रेट पे वो अपनी क्रॉप को सेल कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ पर कोई बैरियर नहीं है। वहाँ पर जो बैरियर हैं वो लगा रहे हैं, यानी कि इम्पोर्ट नहीं करा रहे हैं, उन्हें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी कम फार्मर्स हैं, लेकिन लो रेट पर उन्हें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो बाहर से उन्हें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं पर अपने सामान को वो कम रेट पर दूसरी कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है दूसरी कंट्रीज़ के फार्मर्स के लिए। तो देखिए, देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो क्या प्रभाव पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का भारत में। In the last 20 years, globalization of Indian economy has come a long way. That has been its effect on the lives of peoples. Let us look at some of the evidence. तो देखिए, पिछले 20 सालों की बात की जा रही है, ग्लोबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें, और ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसकी वजह से लोगों के जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और उसके कुछ हम एविडेंस यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर हैज़ बीन
ऑफ एडवांटेज ऑफ टू कंज्यूमर। तो देखिए ये जो ग्लोबलाइजेशन है इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है प्रोड्यूसर के बीच में, चाहे वो लोकल प्रोड्यूसर हो चाहे वो विदेशी हो, ठीक है। और यहीं पर जो एडवांटेज की बात की जा रही है वो कंज्यूमर को भी मिल रहा है उस चीज़ से। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंज्यूमर को तो एडवांटेज होगा ही, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरियाज, और ज़्यादा प्रभावित कौन हुए हैं, ज़्यादा एडवांटेज किसे मिला है, जो अर्बन एरियाज में वेल्दी लोग हैं, जो रिच पर्सन हैं। देयर इज ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु नाउ इंजॉयड इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स। तो देखिए अगर किसी चीज़ को लेकर कंपटीशन होगा तो जो रेट है वो कम होगा और जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी होगी। तो देखिए वो जिनके पास पैसे हैं वो कंज्यूमर्स, वो अपनी उनकी वो इंजॉय कर पा रहे हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है और लोअर प्राइस पर मिल रहा है। एज ए रिजल्ट these people today enjoy much higher standard of living than was possible earlier। तो मतलब उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो गया है पहले की अपेक्षा। पहले इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था जिसकी वजह से उन्हें हाई रेट पे करना पड़ता था। तो देखिए अमंग प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स, अब प्रोड्यूसर और वर्कर्स की अगर बात की जाए, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। तो देखिए प्रोड्यूसर पर और वर्कर्स पर दोनों पर एक जैसा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, एक जैसा प्रभाव नहीं हुआ है। तो देखते हैं प्रोड्यूसर और वर्कर पर कैसे अलग अलग प्रभाव हुआ है। फर्स्टली सबसे पहले बात करें, एमएनसी हैव इंक्रीज दियर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। तो जो एमएनसीज हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को इंडिया में पिछले 20 सालों में काफ़ी बढ़ा दिया है, विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर दैम। तो देखिए जिसका मतलब है कि उन्हें जो है काफ़ी बेनिफिट हो रहा है इंडिया में इन्वेस्ट करने से। MNCs have been interested in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, fast food और services such as banking in urban areas। तो ये जो MNCs है ना, ये किस सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही हैं, जैसे कि सेल फोन्स हैं, जितने भी आपके व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, फास्ट फूड है, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो रही है और अर्बन एरियाज़ में। These products have a large number of well of buyers, और काफ़ी ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में इन प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा बायर्स भी मिल जाते हैं, खरीदने वाले भी मिल जाते हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड। अब ये सारी जब चीज़ें एस्टेब्लिश हो रही हैं कंट्री में तो इससे जो है जॉब क्रिएट होंगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऑल्सो लोकल कंपनीज सप्लाई रॉ मटेरियल, और जो लोकल कंपनीज हैं वो भी अपना रॉ मटेरियल उन्हें सप्लाई करेंगे जितने आए। जैसे कि आप छोटी सी बात ले लीजिए, अपने एरिया को देखिए, जितने भी पिज़्ज़ा पॉइंट यहाँ पर खुल रहे हैं जो फास्ट फूड में आते हैं, जितने भी मोबाइल शॉप हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि सड़क पर जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे MNCs प्रॉफिट ले रही हैं। यहाँ पर बायर को भी प्रॉफिट हो रहा है, जो खरीदने वाले हो रहे हैं, और जो आपकी ऐसी कंपनीज हैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं उन्हें भी प्रॉफिट हो रहा है, हर एक को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो जो छोटी कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज हैं, वो भी उन्हें भी बढ़ने का मौका मिल रहा है। पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए वो स्टेप जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती हैं। तो देखिए इन रिसेंट ईयर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो देखिए चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो स्टेप्स ले रही है, वो कदम उठा रही है और स्पेशल स्टेप्स ले रही है जिससे कि वो फॉरेन कंट्रीज़ को, जो कंपनीज़ है विदेश की जो कंपनी है, उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। अगर बात करें इंडस्ट्रियल जोन कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पर इंडिया ने बना दिए हैं जिससे कि वो फॉरेन कंपनी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। उन्हें क्या कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, शॉर्ट में उन्हें कहा जा रहा है SEZS, ठीक है, सॉरी हाँ
SEZS कहा जा रहा है। तो देखिए आर बीइंग सेटअप, इन्हें सेटअप कर दिया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप कर दिया है। और इसमें क्या दिया जा रहा है, फैसिलिटीज दी जा रही है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जा रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो ये सारी फैसिलिटीज जो MNCs को इंडियन कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें। ठीक है। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन द SEZS do not have to pay tax for all the initial period of 5 years। तो मतलब एक तो उन्हें आकर्षित करने के लिए कहा जा रहा है कि 5 सालों तक उन्हें कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो यही कदम उठाया जा रहा है। आगे देखिए, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, जो लेबर लॉ बना हुआ था ना, उसे फ्लेक्सिबल कर दिया है, यानी कि अब वो पहले की तरह नहीं रहा है। कुछ रूल जो है उन्होंने बनाए थे वो उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। यू हैव सीन इन चैप्टर 2, आपने चैप्टर 2 में देखा पढ़ा, दैट द कंपनीज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स, कि जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर थे उनमें कुछ रूल्स बने हुए थे जिन्हें वो ओबे करती थी। दैट एम टू प्रोटेक्ट वर्कर, और उनका एम क्या था कि वो जो है वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। बट इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन जो हाल के सालों की बात की जा रही है, द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि वो जो रूल फॉलो किए जा रहे थे ना, उन्हें इग्नोर करें। बहुत सारे रूल्स हैं जिन्हें इग्नोर करें। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब रेगुलर बेसिस पर वो वर्कर को हायर ना करें, इस चीज़ को इग्नोर करें। कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड्स व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क। तो देखिए वो कह रहे हैं कि ज़्यादा वर्कर तभी रखे जाएं जब काम का ज़्यादा प्रेशर हो। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर, और ये इसीलिए किया जा रहा है कि जिससे जो कॉस्ट लेबर पर आती थी उसे कम किया जाए। हाउएवर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, फॉरेन कंट्रीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ। अभी भी जो फॉरेन कंपनीज हैं ना, वो सेटिस्फाई नहीं है, मतलब इतना कुछ कर दिया, जो रूल्स बने हुए थे उन्हें इग्नोर करने की बात कर दी गवर्नमेंट ने, लेकिन जो फॉरेन कंपनीज है ना, अभी भी उनकी डिमांड और फ्लेक्सिबल करने की है। वो चाह रहे हैं कि और भी जो नियम है वो बदले जाएं। तो देखिए पहली बात तो ये हुई कि जो गवर्नमेंट है उसने जो ऑर्गेनाइज सेक्टर थे उनमें कुछ रूल्स जो फॉलो किए जा रहे थे उन्हें इग्नोर करने के लिए कहा, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, वो फॉरेन कंट्रीज को कंपनीज को अपनी तरफ खींच सके। सेकेंडली, अब दूसरी बात बताई जा रही है, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज, बहुत सारी टॉप इंडियन कंपनीज हैं, हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन। तो वो जो है बेनिफिट ले रही हैं, कंपटीशन बढ़ने से उन्हें बेनिफिट हो रहा है। कैसे? दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी, वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड प्रोडक्शन मेथड एंड रेज्ड दियर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, अपना प्रोडक्शन मेथड बदल रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है? MNC सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें वो पैसा दे रही हैं, जिससे जो कंपनी है, टॉप इंडियन कंपनी है, वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, नया मेथड लेकर आ रही हैं, और वो जो है अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को बढ़ा पा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें तो पैसे से होती है, और MNCs उन्हें ये करने के लिए पैसे दे रही है। सम हैव गेन फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज। कोलैबोरेशन मतलब वो जॉइंट होके एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए, मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन हैज़ अनेबल सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू एमर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्फ। तो देखिए इस तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल में उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है। अब यहाँ पर बात करें, जैसे कि टाटा मोटर्स हैं जो कि व्हीकल बनाने का काम करती हैं, ऑटोमोबाइल का उनका काम है। इन्फोसिस यानी कि IT कंपनी है, पढ़ चुके हैं आप।
रेनबैक्सी यानी कि मेडिसिन की कंपनी है, एशियन पेंट्स है जो पेंट की कंपनी है, और सुंदरराम फास्टनर्स ये नट और बोल्ट जो बनाती हैं, ये सभी कंपनीज हैं और इन्होंने अपने आप को मल्टीनेशनल लेवल पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। ये ऐसी ही कुछ कंपनीज हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग IT। तो देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है इससे नया मौका मिला है, कंपनीज को नया मौका मिला है और जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि IT सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ना कि जो इंडियन कंपनी है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैगजीन प्रोड्यूस कर रही है। किसके लिए? लंदन के लिए। बेस्ड कंपनी एंड सेल्स कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल, और कॉल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। तो यही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि सर्विसेज की अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड अ होस्ट ऑफ सर्विस सच एज डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries। तो देखिए बताया गया है, कुछ और जॉब्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि डाटा एंट्री की जा रही है, अकाउंटिंग की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दी जा रही हैं, इंजीनियरिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री में की जा रही हैं और एक्सपोर्ट की जा रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए जो स्मॉल प्रोड्यूसर है ना, इन पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं। तो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? राइजिंग कंपटीशन, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है रवि का। तो देखिए कहा जा रहा है रवि डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड हैव टू फेस अ क्राइसिस इन सच अ शॉर्ट पीरियड। तो रवि ने एक कंपनी अपनी एस्टेब्लिश की और उसने नहीं सोचा था कि मतलब कम ही समय में उसे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो देखिए रवि टुक लोन फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट हिज ओन कंपनी। रवि ने लोन लिया अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। कब? 1992 में। ठीक है, तो बताया गया है कि ये एक इंडस्ट्रियल टाउन में लिया गया रहता है जो तमिलनाडु में। तो देखिए कैपेसिटर, तो यहाँ पर बनाता क्या था वो अपनी कंपनी में? कैपेसिटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है। आर यूज इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्यूबलाइट में, टेलीविज़न में, इन सब चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। विद इन 3 ईयर्स, अब 3 साल के अंदर ही वॉज एबल टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, उसने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया। एंड हैड 20 वर्कर्स वर्किंग अंडर हिम, और उसके अंडर में 20 वर्कर्स काम करने लगे। हिज स्ट्रगल टू रन his company started when the government removed restriction on import of capacitor as per its agreement at WTO in 2001। अब उसकी मुसीबत तब होती है, वो स्ट्रगल में तब आता है जब 2001 में जो WTO है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ गवर्नमेंट ने जो है एग्रीमेंट कर लिया और जितनी भी बाधाएं थी, जितनी भी रोक थी बाहर से सामान आने पर, वो हटा दी गई। अब क्या हुआ? हिज मेन क्लाइंट, उसके जो क्लाइंट थे जो उससे सामान खरीदते थे, द टेलीविज़न कंपनीज, वो टेलीविज़न कंपनीज से थे क्योंकि कैपेसिटर उसमें यूज़ किया जाता था। यूज टू बाई डिफरेंट कॉम्पोनेंट इंक्लूडिंग कैपेसिटर इन बल्क फॉर्म for the manufacture of television sets. However, competition from the MNCs brands forced the Indian television companies to move into the assembling activities for MNCs। तो देखिए MNCs काफ़ी पावरफुल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो लोग थे ना, रवि के जो क्लाइंट थे, ग्राहक थे, वो दूसरी जगह से यानी कि बाहर से जो सामान आने लगा उसे खरीदने लगे। और तो और जो MNCs है ना, उन्होंने टेलीविज़न कंपनी को इतना ज़्यादा फोर्स कर दिया
कि उन्हें वो केवल क्या काम करने लगे, ये जो जितने भी कंपोनेंट आते थे ना टीवी बनने के लिए, वो बस उन्हें जोड़ने का काम करने लगे. इवन व्हेन सम ऑफ देम bought capacitor, they would prefer to import as the price of the imported item was half the price charged by people like रवि. तो देखिए बाहर से जो इम्पोर्ट किया जाता था सामान, जैसे कि कैपेसिटर की यहाँ पर बात की जा रही है, वो आधे रेट में लोगों को मिलने लगा. जितना कि रवि देता था उससे आधे रेट में लोगों को मिलने लगा. अब अगर सस्ते में सामान मिल रहा है तो महंगा सामान कोई क्यों खरीदेगा. अब रवि को तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा, क्योंकि वो एक कोई लार्ज स्केल प्रोड्यूसर तो था नहीं, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर था. कंपटीशन उसके सामने आ गया तो वो उसकी हालत जो है इस टाइम ख़राब हो जाती है. रवि नाउ प्रोड्यूस लेस देन हाफ द कैपेसिटर दैट ही प्रोड्यूस इन द ईयर 2000. अब जितना कि वो 2000 में कैपेसिटर प्रोड्यूस करता था ना, उससे भी आधा करने लगा है. केवल 7 वर्कर्स उसके पास रह गए हैं जो कि वहाँ पर काम करते हैं. और रवि के और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि बिजनेस करते थे हैदराबाद में, चेन्नई में. उन्होंने अपनी कंपनीज को बंद कर दिया है. तो देखिए जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं उन पर इन बैरियर्स का रिमूव करने का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. आगे देखते हैं. बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज, tires, dairy products and vegetables or oil are some examples of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition. तो देखिए ये ऐसी कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल्स हैं जिनके जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके ऊपर काफ़ी मार पड़ी है इस कंपटीशन की. Several of the unit have shut down, rendering many workers jobless. तो देखिए बहुत सारी जो कंपनीज हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो बंद हो चुकी हैं और जो वर्कर्स हैं वो जॉबलेस हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है. स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स. तो देखिए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं इंडिया में, वो बहुत सारे लोगों को काम देते थे. कितने? 20 मिलियन पीपल्स को काम देते थे कंट्री में. नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर, यानी कि सबसे पहले एग्रीकल्चर में काम मिलता है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिलता था. देखिए कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट. तो जो कंपटीशन है और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है और क्यों ऐसा हो रहा है. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट हो रहा है. तो देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सस्टेनेबिलिटी चेंज द लाइफ ऑफ वर्कर्स. तो देखिए इसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो लोग हैं ना उनका जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है. फेस्ड विद ग्रोइंग कंपटीशन, वो बढ़ते हुए कंपटीशन को फेस कर रहे हैं. मोस्ट एम्प्लॉयर्स दीज डेज प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लैक्सिबली. तो देखिए जो एम्प्लॉयर्स हैं ना, जो लोग काम देते थे, वो क्या कर रहे हैं, बड़ी फ्लैक्सिबली वर्कर को काम दे रहे हैं. मतलब वो रेगुलर बेस पर उन्हें काम नहीं दे पा रहे हैं. दिस मीन्स दैट वर्कर जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर. जिसका क्या मतलब है कि अब जो वर्कर्स थे उनकी जॉब उतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है. आगे पढ़ते हैं. तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. पहले पढ़ते हैं हम. लार्ज एमएनसीज इन गवर्नमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर दियर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स. तो देखिए जो लार्ज एमएनसीज हैं, गारमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, कपड़ों की यहाँ पर बात की जा रही है. तो यूरोप में और अमेरिका की जो एमएनसीज हैं वो इंडियन एक्सपोर्टर को ऑर्डर दे देती हैं. These large MNCs with wide network look for the cheapest good in order to maximize their profit. तो देखिए ये जो लार्ज MNCs हैं ना, इनके पास एक बड़ा सारा नेटवर्क है जो ये ढूंढते हैं कि कहाँ पर उन्हें सस्ते में ऑर्डर, वो अपने सामान को सस्ते में बनवा सकते हैं और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकते हैं. मेन मोटिव ही उनका ये होता है प्रॉफिट अर्न करना. To get these large order, Indian garment exporter try hard to cut their own cost.
अब ये जो बड़ा सारा ऑर्डर मिलता है तो ये जो गारमेंट एक्सपोर्टर है ना, वो अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं कि प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आ रही है वो कम हो जाए। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस, अब जो रॉ मटेरियल उसमें लगाया जा रहा है उसे तो वो रिड्यूस कर नहीं सकते, क्योंकि अगर उसे वो रिड्यूस करेंगे तो जो क्वालिटी है ना वो कम हो जाएगी। तो देखिए एक्सपोर्टर क्या ट्राई करेंगे, एक्सपोर्टर ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, तो वो जो है लेबर की कॉस्ट को कम कर देते हैं। वेयर अर्लियर अ फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर ऑन द परमानेंट बेसिस, नाउ दे एम्प्लॉयज वर्कर only on the temporary basis so that they do not have to pay worker for the whole year। तो देखिए कहा जा रहा है कि जहाँ पर पहले जो फैक्ट्रीज थी ना वो क्या करती थी, जो वर्कर्स होते ना उन्हें परमानेंट बेस पर रखती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो टेम्पररी बेस पर, यानी कि उन्हें परमानेंट वो नहीं रखती हैं, और जिससे जो वर्कर्स हैं उन्हें पूरे साल पे नहीं किया जाता है। वर्कर ऑल्सो हैव टू पुट इन अ वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन। तो देखिए हो क्या रहा है, वर्कर्स के साथ उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है, रेगुलर काम करना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती है पीक सीजन पर। वैसे उनको छुट्टियां दे दी जाती है जिसमें उनका जो वेज है वो काट लिया जाता है। वेजेस आर लो, जो उन्हें पेमेंट दी जाती है वो काफ़ी कम होती है। एंड वर्कर आर फोर्स टू वर्क ओवर टाइम, और लोग जो वर्कर्स हैं उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। While this competition among the garment exporters has allowed the MNCs to make large profit, तो देखिए अब क्या हो रहा है, इससे जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो किसे हो रहा है, MNCs को हो रहा है। वर्कर आर डिनेड दियर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स ब्रोट अबाउट बाय ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पर जो MNCs हैं उन्हें तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो वर्कर है ना उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उनका हो रहा है लॉस, उन्हें जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल पा रहा है। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, एक गारमेंट वर्कर जो है 35 ईयर्स ओल्ड और जिसका नाम है सुशीला, हैज़ स्पेंट मैनी ईयर्स एज अ वर्कर इन ए गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली। तो वो दिल्ली की एक कंपनी में काम करती थी। सी वाज एम्प्लॉयड एज ए परमानेंट वर्कर, और वो वहाँ पर एक परमानेंट वर्कर के रूप में काम करती थी। एंटेल्ड टू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड ओवर टाइम एट ए डबल रेट। तो देखिए यहाँ पर उसे प्रोविडेंट फंड भी मिलता था, ओवर टाइम भी मिलता था डबल रेट पर, हेल्थ इंश्योरेंस भी उसको मिला हुआ था। वैन सुशीलाज फैक्ट्री क्लोज, अब सुशीला की जो फैक्ट्री थी वो हो गई है बंद इन द लेट 1990 में, क्योंकि ये जो लिबरलाइजेशन हुआ ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 6 मंथ, अब उसे 6 महीनों तक एक जॉब की तलाश करनी पड़ती है। सी फाइनली गॉट अ जॉब, उसे 6 महीने बाद एक जॉब मिल भी जाती है, जो कितनी दूरी पर है, 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर शी लिव, जहाँ पर वो रहती है ना उससे 30 किलोमीटर दूरी पर है वो। इवन आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब वो इतने दिनों से उस कंपनी में काम कर रही है, फिर भी सी इज़ अ टेम्परेरी वर्कर, वो एक टेम्परेरी वर्कर है, एंड अर्न्स लेस देन हाफ ऑफ व्हाट सी वॉज अर्निंग अर्लियर, और जितना वो पहले कमाती थी ना उससे आधे से भी कम वो कमा पा रही है। सुशीला लीव्स हर हाउस every morning 7 days a week at 7:30 AM and returns at 10:30 PM। तो देखिए सुशीला जो है हर हफ्ते के 7 दिन सुबह 7 बजे अपने घर से निकलती है, और कब लौटती है, रात में 10 बजे। अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क मीन्स नो वेज, अगर वो एक भी दिन काम पर नहीं जाती है तो उसका मतलब है कि उसे उसका पैसा नहीं मिलेगा। सी हैज़ नन ऑफ द बेनिफिट शी यूज टू गेट अर्लियर, जैसा कि वो बेनिफिट पहले लेती थी ऐसा कोई भी बेनिफिट उसे अब नहीं मिल रहा है। फैक्ट्रीज क्लोजर टू हर होम हैव वाइडली फंक्शनिंग ऑर्डर एंड देयरफॉर पे इवन लेस, और वो जो फैक्ट्रीज उसके घर के पास है ना वो इससे भी ज़्यादा काम लेती है और इससे भी ज़्यादा कम पैसे उसे देती है।
देखिए, द कंडीशन ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप ऑफ वर्कर्स डिस्क्राइब अबव हैव बिकम कॉमन टू मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट एंड सर्विस इन इंडिया। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर बात की है, जो वर्कर्स हैं उनकी ऐसी कंडीशन हो गई है, और ऐसा ही बड़ी कॉमन सी बात हो गई है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में और सर्विस सेक्टर में, ऐसा ही किया जा रहा है। मोस्ट वर्कर टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत सारे लोग आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। मोर ओवर इंक्रीजिंगली कंडीशन ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव कम टू रिसेंबल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखिए, जितनी भी ये जो कंडीशन है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर की, ये बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स की होती है। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट दैट दे इंजॉय अर्लियर। तो जैसे सुशीला जैसे वर्कर की अगर बात करें तो उसे पहले की तरह ना तो प्रोटेक्शन मिल रही है, ना ही बेनिफिट मिल पा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए, अच्छी ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें कैसे स्ट्रगल करना चाहिए, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। अभी जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा तो हमें पता चला कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोड्यूसर को मिल रहा है बेनिफिट, या फिर एमएनसीज को मिल रहा है, या अर्बन एरियाज़ में जो वेल्दी पीपल हैं उनको मिल रहा है, ठीक है। तो जो वर्कर हैं, अनएजुकेटेड हैं, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, पीपल विद एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जैसा कि मैंने बताया, जिन लोगों के पास स्किल है, एजुकेशन है, धन है, वो उन्हें मौका मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है सभी को नहीं मिल रहा है, उन्हें मौका मिल पा रहा है, वो तो पहले से ही वेल्दी हैं, उन्हें मौका मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नाउ ए रियलिटी, द क्वेश्चन इज नाउ इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसको फेयर कैसे बनाया जाए। तो देखिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन कुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अगर ग्लोबलाइजेशन अच्छा होगा तो इससे हर एक को मौका मिलेगा। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। और इससे क्या इंश्योर होगा कि जो ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट मिल रहे हैं वो सबको बराबर मिलेंगे। तो देखते हैं, और देखिए, बताया जा रहा है द गवर्नमेंट कैन प्ले ए मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। और इसे पॉसिबल करने में एक अकेले गवर्नमेंट है और कुछ लोग हैं जो इसे पॉसिबल कर सकते हैं, इस रोल को सही से कर सकते हैं। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। तो गवर्नमेंट जो है, जो पॉलिसी लागू करें, तो जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी वो लागू करें, उससे रिच और पावरफुल लोगों को ही बेनिफिट ना हो, बल्कि लोगों, कंट्री के सभी लोगों को, या जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी बेनिफिट हो। यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट कैन टेक। तो आपने पढ़े हैं जो गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है, जो कदम उठा सकती है इसे पॉसिबल बनाने के लिए। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, द गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है द लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर गेट दियर राइट्स। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो लेबर लॉज हैं उन्हें बनाना चाहिए, लागू करना चाहिए, जिससे कि जो वर्कर हैं उन्हें उनका अधिकार मिल सके। तो देखिए, आगे बताया जा रहा है, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू कम्पीट। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर है, उनकी मदद कर सकती है उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जब तक कि वो इस लायक ना हो जाए कि वो कंपटीशन कर सकें। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। अगर ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट कर सकती है कि जो इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हैं वो लगाए जाएं, कि वो जो रोक है
जिसको WTO ने हटा दिया उसे गवर्नमेंट लागू कर सकती है। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर developing countries with similar interest to fight against the domination of developed countries in the WTO। तो देखिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर डोमिनेशन कर सकती है WTO के अगेंस्ट, यानी कि जो WTO जो अनफेयर काम कर रही है कि डेवलप्ड कंट्री जो है अपनी मर्जी से बैरियर लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से हटा सकते हैं, तो वो जो है उसके अगेंस्ट जो है खड़ी हो सकती है गवर्नमेंट। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में मैसिव कैंपेनियंस एंड रिप्रेजेंटेशन बाय द पीपल ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फ्लुएंस्ड इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट WTO। तो देखिए पिछले कुछ सालों में बहुत सारे कैंपेनिंग हुई है, रिप्रेजेंटेशन हुई है जो लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा, और इससे प्रभाव भी पड़ा है WTO पर की जो पॉलिसी है उस पर प्रभाव भी पड़ा है। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हर चीज़ पर प्रभाव होना जरूरी है, तो होगा उसका प्रभाव। तो ऐसा ही कहा जा रहा है कि ये जो बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन की गई, कैंपेन की गई, इनका प्रभाव जरूर पड़ा है। दिस हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि जो लोग हैं ना वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस स्ट्रगल को करने के लिए, जिससे कि जो ग्लोबलाइजेशन हो वो सही तरीके से हो, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को ही प्रॉफिट यहाँ पर मिले। तो इस तरह से चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। ये तो आपका समिंग अप है, यहाँ पे समराइज किया जा रहा है और यहाँ पर आपके रिलेटेड टू सारे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप चैप्टर आपका क्लियर हुआ होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।